Assalamu alaikum guys. Hope you are doing well. I am Mohammed Tayyib and today our topic is regarding to a will. वसीयत के हवाले से आज का हमारा टॉपिक है मुस्लिम पर्सनल लॉ का। हम काफ़ी लेक्चर्स जो है ना वो शेयर कर चुके हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ के डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आज जो है ना हम वसीयत यानी कि विल को डिस्कस करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल कैसे पूछा जा सकता है, विल उसकी काइंड्स और एसेंशियल लिखें। क्या विल जो है वो 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी पे विल वसीयत जो है ना वो हो सकती है, और उसकी लिमिटेशन डिस्क्राइब करें कि प्रॉपर्टी के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन है, क्या लिमिटेशन है। ठीक है कि आप इससे ज़्यादा की प्रॉपर्टी को वसीयत नहीं कर सकते। मैं फिर से बता दूं कि एक्चुअली में ये एग्जाम में डिफरेंट तरह से सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, अब ये देखिए विल बेसिकली होता क्या है। विल कहते हैं वसीयत को। एक पर्सन जिसको जो है ना वो टेस्टेटर कहते हैं। ठीक है, टेस्टेटर बेसिकली वो पर्सन होता है जो कि वसीयत करता है। ठीक है, अब वसीयत किस पे करनी है उसने, जो उसकी प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर उसकी ऑनरशिप है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो एक बंगले का मालिक है, उसने अब उस बंगले को वसीयत करना है, तो क्या उसकी एक ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, बंगला। ठीक है, अब उसने पूरे बंगले को वसीयत करना है, तो क्या वो वसीयत कर सकता है या नहीं कर सकता, कितनी प्रॉपर्टी को वसीयत कर सकता है। ठीक है, क्या वो पूरी प्रॉपर्टी वसीयत कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्या उसके ऊपर लिमिटेशन है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली विल जो है इट्स नोन एज अ टेस्टामेंट, इसको वसीयत कहते हैं। अरेबिक में बेसिकली जो है ना वो वसीयत करना, अपनी प्रॉपर्टी को जो है ना वसीयत कर देना। अब ये बेसिकली वसीयत एग्जीक्यूशन कब होती है। देखिए एक पर्सन है, उसने अपनी प्रॉपर्टी जो है ना वो विल कर दी जेड के नाम। ठीक है, अब ये इसकी एग्जीक्यूशन कब होगी, जब ए की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो वसीयत हमेशा जो की जाती है वो ड्यूरिंग तो लाइफ टाइम की जाती है, लेकिन जो उसकी एग्जीक्यूशन होती है, ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन, जब पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करवाया जाता है। उससे पहले ये होता है कि वो उसको रिवोक भी कर सकता है। क्या वसीयत को रिवोक करना कहते हैं कि वो अगर उसने एक अपनी प्रॉपर्टी किसी को वसीयत की है, ठीक है, तो वो उसको वापस भी ले सकता है। तो इन सिंपली मीन कि विल ये है कि एक पर्सन जो है वो अपनी प्रॉपर्टी विदाउट एनी कॉशन, विदाउट एनी मिसरिप्रेजेंटेशन, विदाउट एनी फ्रॉड, यानी कि किसी भी दबाव के बगैर अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे पर्सन को वसीयत कर देता है, और कहता है कि मेरे मरने के बाद जो मेरी प्रॉपर्टी है वो इसको मिल जाएगी। ठीक है, तो उसको हम वसीयत कहते हैं। अब बेसिकली इसको कुरान ने और मोहम्मद अल्लाह ने भी बेसिकली इसको जो ना वो वैलिड कहा है। अब वैलिड किन सिनेरियोज में कितनी प्रॉपर्टी पे वसीयत कर सकते हैं, किस प्रॉपर्टी पे वसीयत नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें हम जो ना डिस्कस करेंगे। इसके अगर मैं रेलिवेंट प्रोविजन देखें तो सेक्शन 118 मोहम्मद अल्लाह डील करता है इससे, और क्रॉस रेफरेंस में सेक्शन 2H सक्सेशन एक्ट का डील करता है। अरेबिक वर्ड में वसीयत कहते हैं। ठीक है, विच मीन इंडोमेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनीथिंग आफ्टर डेथ। ठीक है, किसी पर्सन को अपनी ओनरशिप ट्रांसफर कर देना अपनी प्रॉपर्टी की। ठीक है, जिसको एग्जीक्यूट करवाया जाएगा उसकी डेथ के बाद। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसका एक ही बंगला है। ठीक है, उसने अपनी प्रॉपर्टी को वसीयत करना है बी को। ठीक है, जो ए ने अपनी प्रॉपर्टी वसीयत कर दी, वसीयतनामा लिखा, उस पे ऊपर उसने लिखा कि ये मेरी प्रॉपर्टी है जो कि मैं बी को वसीयत कर रहा हूँ। अब इस वसीयत को एग्जीक्यूट यानी कि ये प्रॉपर्टी इसको कब मिलेगी, जब ए की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इंडोमेंट विद प्रॉपर्टी ऑफ एनीथिंग आफ्टर डेथ, डेथ के बाद जो है ना वो उसकी वसीयत को एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। एक्चुअली ये प्रोसेस क्या होता है कि जब एक पर्सन की डेथ हो जाती है, उसके बाद उसके दफनाने का सारे अखराजात पूरे किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका कर्ज उतारा जाता है, जो भी उसके ऊपर कर्ज होता है। कर्ज के बाद जो उसने वसीयत की होती है, ठीक है, उस वसीयत को एग्जीक्यूट किया जाता है। उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी बच जाए फिर उसको इनहेरिटेंस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली वसीयत जो है ना वो बेसिकली ऐसे एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, अगर हम उसकी डेफिनेशन देखें तो वसीयत हदाया के मुताबिक वसीयत इज एन असाइनमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू टेक अफेक्ट आफ्टर वंस डेथ। ठीक है, बेसिकली प्रॉपर्टी को असाइन किया जाता है जिसको अफेक्ट किया जाता है आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन। ठीक है, ये बेसिकली हदाया की डेफिनेशन है। अगर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें जो कि जो है ना वो तैयब जी ने जो है ना डिफाइन किया है, उसमें उन्होंने कहते हैं कि लीगल डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन टुवर्ड अ मुस्लिम। एक मुस्लिम पर्सन जो है ना अपनी इंटेंशन जो है ना वो शो करवाता है रिस्पेक्ट टुवर्ड हिज प्रॉपर्टी, और वो ये डिजायर करता है कि उसकी प्रॉपर्टी जो है ना वो किसी दूसरे पर्सन को जो है ना वसीयत में मिल जाए। ठीक है, विच टेक अफेक्ट आफ्टर हिज डेथ, जो कि अफेक्ट में आएगी उसकी डेथ के बाद। ठीक है, तो ये बेसिकली तैयब जी इसको डिफाइन करते हैं।
उसके बाद अगर हम इसकी जो है ना विल की अहमियत देखें कुरान और सुन्ना में, कि हदीस में, कि बेसिकली कुरान इसके रिगार्डिंग क्या कहता है और हदीस इसके रिगार्डिंग क्या कहती है। कुरान कहता है कि व्हेन यू फाउंड दैट डेथ नियर टू यू, मेक विल अकॉर्डिंग टू द कुरान। कुरान ये कहता है कि जब तुम देख लो कि तुम्हारी मौत का वक्त करीब आ रहा है, तो तुम एक वसीयत लिखो, और वसीयत ऐसे लिखो जैसे कि कुरान ने लिखने का हुक्म दिया है। ठीक है, तो ये बेसिकली कुरानिक रेफरेंस है। हदीस में भी इसकी हमें काफ़ी जो है ना वो हदीस वसीयत के वाले से मिलती हैं। ठीक है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला जो है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी पर्सन ने मरने से पहले कोई वसीयत की, ठीक है, और बाद में उसको एग्जीक्यूट किया गया, तो उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पाथ है, ठीक है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकामात बताए हैं, उसने उनको फॉलो किया। ठीक है, तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है। उसके बाद हज़रत अबू हुरैरा भी इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह हैज़ कन्फर्म्ड ब्लेसिंग ऑन यू टू डू अ गुड टर्न एट द टाइम ऑफ योर डेथ बाय मीन्स ऑफ थर्ड ऑफ योर प्रॉपर्टी। ठीक है, कि आप जो है ना वो वसीयत कर दो, थर्ड 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी में आप वसीयत कर दो। एक्चुअली मैं आपको कंसेप्ट बता दूं इसका, जो है ना वसीयत का, कि एक पर्सन जो है जिसकी प्रॉपर्टी है, जो उसका ऑनर है, ठीक है, वो अपनी 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी में से जो है ना वसीयत कर सकता है। ठीक है, 1/3 से ज़्यादा इस वजह से नहीं कर सकता क्योंकि ये बेसिकली कुरान ने इसका हुक्म नहीं दिया कि आप 1/3 से ज़्यादा प्रॉपर्टी जो है ना वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में भी हमें इसके रेफरेंस नहीं मिलते, क्योंकि क्लियर कट जो है ना वो कुरान और सुन्ना ये कहते हैं कि 1/3 से ज़्यादा आप इस वजह से नहीं कर सकते कि इससे जो इनहेरिटेड पर्सन है ना, ठीक है, यानी कि जो उसकी औलाद है, उसके राइट भी इन्फ्रिंज होते हैं। ठीक है, उसके भी राइट वायलेट होते हैं, क्योंकि बाद में प्रॉपर्टी औलाद के पास चली जाती है। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन जो है अपनी औलाद को अपनी प्रॉपर्टी में से महरूम करने के लिए कोई वसीयत करता है, ठीक है, तो वो अन इस्लामिक है। इस्लाम ने ऐसी वसीयत करने से मना फरमाया है। ठीक है, आप वसीयत हमेशा जो है वो विलफुल वे से वसीयत कर सकते हो। ठीक है, और वसीयत जो है वो 1/3 प्रॉपर्टी में से होती है। ये देखिए, एग्जाम में वसीयत अगर विल के रिगार्डिंग को मैक्सिमम हज़ारों दफ़ा कोई सवाल पूछा गया है, ठीक है? चाहे वो सेमेस्टर सिस्टम है, चाहे वो एनुअल सिस्टम है, तो वो यही पूछा जाता है कि विल क्या एग्ज़ीक्यूट हो सकती है बियॉन्ड द 1/3 ऑफ द स्टेट। ठीक है? 1/3 मीन कि अगर एक पर्सन की प्रॉपर्टी है, उसके 10 घर हैं और 10 घर में से वो 1/3 जो भी उसके घर है, यानी कि 3 घर वो जो है ना वसीयत कर सकता है। उससे ज़्यादा जो है वो वसीयत नहीं कर सकता। ठीक है? ये बेसिकली कुरान और हदीस कहती है। क्या इससे ज़्यादा भी वसीयत हो सकती है? वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन कुछ सिनेरियोज़ हैं जहाँ पे हो सकती है। ठीक है? पार्टीज़ टू अ विल, बेसिकली ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विल में पार्टीज़ कौन-कौन सी होती हैं? तो सबसे पहले टेस्टेटर होता है। टेस्टेटर वो पर्सन होता है जो कि वसीयत लिखता है। ठीक है? जिसकी प्रॉपर्टी है, फॉर एग्ज़ाम्पल ए ने वसीयत करनी है बी को, तो ए ने अपना बंगला जो है ना वो वसीयत में बी के नाम करवाना है। ठीक है? तो ए जो है वो पहली तो चीज़ ये है कि ए को उस बंगले का ओनर होना लाज़मी है, ठीक है? और उस बंगले के ऊपर कोई चार्जेज़ ना हो। चार्जेज़ कहते हैं कि ये ना हो कि उसने वो बंगला गिरवी रखा हो, ठीक है? या उसके ऊपर कोई और चार्जेज़ हो, ठीक है? या उसने उस बंगले के एवज़ को कर्ज़ लिया हो, ठीक है? तो पहली तो चीज़ ये है कि उसके ऊपर एब्सोल्यूट ओनरशिप होनी चाहिए ए की। ए उसका ओनर है इस बंगले का, फिर ही वो वसीयत कर सकता है, ठीक है? तो टेस्टेटर वो ओनर जिसने वसीयत करनी है। लेगेटी बेसिकली वो पर्सन होता है जिसको वसीयत की जा रही है। अब यहाँ पे इस सिनेरियो में, बंगले वाले सिनेरियो में बी को वसीयत की जा रही है। ठीक है, तो बी इज अ लेगेटी, ठीक है, जिसको वसीयत की जा रही है। लेगेसी बेसिकली कहते हैं प्रॉपर्टी को। ठीक है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी कि ए ने अपना बंगला जो है ना वो वसीयत करना है बी को। ठीक है, तो ए इस सिनेरियो में टेस्टेटर हो गया और बी हो गया लेगेटी। और लेगेसी बेसिकली कहते हैं वो जो प्रॉपर्टी है जो कि वसीयत की जा रही है। ठीक है, अगर मैं किसी को गाड़ी वसीयत कर रहा हूँ तो गाड़ी इज अ लेगेसी। यहाँ पे बंगला वसीयत हो रहा था तो बंगला इज अ लेगेसी। ठीक है, एग्जीक्यूटर बेसिकली वो पर्सन होता है जिसको वसीयत जो है ना वो एग्जीक्यूट करने के लिए अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, देखिए वसीयत कब एग्जीक्यूट होती है, जब ए की डेथ हो। ठीक है, अब ए ने डी एक पर्सन है जिसकी ये ड्यूटी लगाई है कि मेरे मरने के बाद तुमने जो है ना ये जो मैंने अपनी वसीयत की है, ठीक है, वो तुमने बी को दे देनी है। ठीक है, तो अब ये इसने डी की ड्यूटी लगाई है। डी इज एन एग्जीक्यूटर, ठीक है, जो कि इस जो है ना वो विल को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें इस सिनेरियोज में 4 पार्टीज होती हैं। एक जो ऑनर है, ठीक है, जो अपनी प्रॉपर्टी को वसीयत कर रहा है, एक जिसको वसीयत की जा रही है,
और जो प्रॉपर्टी वसीयत की जा रही है, ठीक है? जैसे कि बंगले की और मैंने गाड़ी की एग्ज़ाम्पल दी। और एग्ज़ीक्यूटर बेसिकली वो पर्सन होता है जो एग्ज़ीक्यूट करवाता है विल को, ठीक है? अब वो कोर्ट के थ्रू भी आप एग्ज़ीक्यूट करवा सकते हो, वो कोई स्पेशल पर्सन भी अपॉइंट किया जाता है टेस्टेटर के थ्रू, ठीक है? टेस्टेटर यानी कि जो ओनर होता है वो कोई स्पेशल पर्सन को भी अपॉइंट कर देता है कि मेरे मरने के बाद जो है ना ये जो वसीयत मैंने की है ये तुमने उस पर्सन को जो है ना वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देनी है, ठीक है? तो वो एग्ज़ीक्यूटर होता है। उसके बाद हू कैन मेक अ विल? कौन पर्सन जो है ना वो वसीयत कर सकता है? एवरी मुस्लिम, हर मुसलमान वसीयत कर सकता है जो कि साउंड माइंड है। साउंड माइंड मतलब उसका माइंड प्रॉपर है और माइनर नहीं है। माइनर जो है मीन्स कि 18 साल से उसकी एज ऊपर है, ठीक है? तो वो अपनी प्रॉपर्टी को वसीयत कर सकता है। उसके बाद टेस्टेटर कॉम्पिटेंसी क्या होनी चाहिए टेस्टेटर की? टेस्टेटर मीन कि ओनर जो जिसने वसीयत करनी है वो जो हमने पढ़ा कौन वसीयत कर सकते हैं। मेजर होना चाहिए, 18 साल से एज उसके ऊपर हो, साउंड माइंड होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए और उसकी प्रॉपर्टी की ओनरशिप हो। जैसे कि मैंने पहले बंगले वाली एग्जांपल दी कि अगर ए ने अपना बंगला वसीयत करना है बी को, तो सबसे पहली जो चीज़ ये है कि बंगला उसका अपना होना चाहिए, ठीक है? ये नहीं है कि उस बंगले में उसके पहले ही 2 शेयर हैं, ठीक है? या उसके और भी लोग उसके हिस्सेदार हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है? सिर्फ़ वो अपनी प्रॉपर्टी को ही वसीयत कर सकता है, किसी और की प्रॉपर्टी को वसीयत नहीं कर सकता। उसके बाद लेगेटी जो है, वो मुस्लिम भी हो सकते हैं, नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं, ठीक है? आप किसी मुसलमान को भी वसीयत कर सकते हो, नॉन मुस्लिम को भी वसीयत कर सकते हो, किसी मेजर पर्सन को भी वसीयत कर सकते हो, माइनर यानी कि जिसकी 18 साल से एज कम है, उसको भी जो है ना वो वसीयत कर सकते हो। किसी साउंड माइंड, ठीक है? अक्ल बालिग शख्स को भी वसीयत कर सकते हो, किसी पागल शख्स को भी आप वसीयत कर सकते हो, ठीक है? एक्जिस्टेंस, उसके बाद लेगेटी मस्ट बी एक्जिस्टेंस एट द टाइम ही विल बी मेड। जिस पर्सन को आप वसीयत कर रहे हो, उसका उस टाइम मौजूद होना लाज़मी है, ठीक है? किसी मरे बंदे को आप वसीयत नहीं कर सकते या किसी ऐसे पर्सन को वसीयत नहीं कर सकते जिसने जो है ना वो पैदा होना है बाद में, ठीक है? और फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्सन ये कहता है कि जी ये जिन जो 2 जो है ना वो लोगों की अभी शादी हुई है, इनका जो बच्चा आएगा साल बाद आता है, 2 साल बाद आता है, 10 साल बाद आता है, तो ये मैं प्रॉपर्टी उसको वसीयत कर रहा हूँ, तो ऐसी वसीयत जो है ना वो नल एंड वाइड है। ना तो इस्लाम में इस वसीयत के हवाले से जो है ना वो इस वसीयत को लीगल डिक्लेयर किया गया और ना ही लॉ में, ठीक है? तो ये वसीयत ऐसी वसीयत नहीं कर सकते। वसीयत आप सिर्फ़ उसी सिनेरियो में कर सकते हो जब एक पर्सन मौजूद है, ठीक है? जिसको आप वसीयत कर रहे हो, ठीक है? उसका ज़िंदा होना लाज़मी है। एक सिनेरियोज़ हैं, कुछ सिनेरियोज़ हैं जिसमें जो है ना वो आप वसीयत कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। उसके बाद इन हूज़ फ़ेवर अ विल कैन बी मेड, मतलब अ, किसकी फ़ेवर में जो है ना वो विल जो है ना वो बनाई जा सकती है। एंड इंडिविजुअल्स, किसी इंडिविजुअल्स के लिए भी विल बनाई जाए, जैसे कि मैंने ए और बी की एग्ज़ाम्पल दी कि ए ने अपना बंगला वसीयत करना है बी को, तो बी एक पर्सन है तो उसके लिए भी विल बना। इंस्टीट्यूशन यानी किसी अदारे को भी वसीयत की जा सकती है, ठीक है? यानी कि आपने किसी फलाही काम के लिए जो है ना अपनी प्रॉपर्टी वसीयत कर दी कि जी मेरे मरने के बाद जो है ना वो मेरी प्रॉपर्टी इस काम में जो है ना वो इन्वेस्ट की जाएगी। नॉन मुस्लिम को भी की जा सकती है, माइनर को भी की जा सकती है और इनसेन आप ये भी कह सकते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी जो है ना वो पागलों के लिए यहाँ पे जो है ना वो रहने के लिए सारी जो है ना मैं ज़मीन अपनी जो है ना वो वसीयत करता हूँ कि यहाँ पे पागल लोग जो है ना वो जो अपना खाना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है? जिनको कोई अक्ल समझ-बूझ नहीं है, वो यहाँ पे आके रहेंगे, ठीक है? और मैं इनके ऊपर एक पर्सन अपॉइंट कर देता हूँ जो कि इनको खाना खिलाया करेगा। तो वसीयत आप जिस मतलब इनसेन पर्सन को भी वसीयत कर सकते हो इन सिंपली मी। फॉर्मेलिटीज़ क्या-क्या है? सबसे पहली तो चीज़ ये है कि रिटर्न होनी चाहिए, ठीक है? अगर आपने ओरल भी वसीयत कर ली है, तो उसके लिए कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा गवाह-खान मौजूद होने चाहिए, ठीक है? उसके बाद रिटर्न होनी चाहिए, रिटर्न में भी 2 गवाह-खान का होना लाज़मी है, ठीक है? उसने अपने साइन किए हों, ठीक है? और अपना अंगूठा वगैरह लगाया हो तो जो है ना वो एक ये फॉर्मेलिटीज़ है वसीयत के लिए, मतलब एक पर्सन अगर वसीयत कर रहा है, तो वो इन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करेगा। एसेंशियल कौन-कौन से हैं वसीयत के? एसेंशियल ये है कि सबसे पहले तो ये है कि जो ओनर है पर्सन, ठीक है, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंसी हमने अभी डिस्कस की कि साउंड माइंड हो, मेजर हो, मुस्लिम हो और उसकी प्रॉपर्टी में ओनरशिप हो, ठीक है? अगर एक पर्सन है, वो अपनी एक प्रॉपर्टी को जो है ना वो वसीयत कर रहा है और वो प्रॉपर्टी उसकी है ही नहीं, तो वो वसीयत नहीं कर सकता। पहली चीज़, अगर उस प्रॉपर्टी में से उसका सिर्फ़ शेयर है 1%, तो वो उस अपने 1% शेयर में से वसीयत कर सकता है, वो पूरी प्रॉपर्टी वसीयत नहीं कर सकता, ठीक है? तो ये बेसिक एसेंशियल है। उसके बाद लेगेटी भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ठीक है? सब्जेक्ट जो हो उस विल का वसीयत का जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब ये है कि अब ये बंदा बंगला जो है ना वो उसको वसीयत कर रहा है, ठीक है? तो ये बंगला इज़ अ वैलिड थिंग,
ठीक है? अब यही दूसरे सिनेरियो में अगर हम देख लें, तो एक पर्सन जो है ना वो अल्कोहल को वसीयत कर रहा है कि ये जो मेरी जितने भी शराब के अड्डे हैं वो इसके होंगे, तो दैट्स इज़ इनवैलिड। ठीक है? पाकिस्तान में ये चीज़ें बैन है। तो इनवैलिड चीज़ों की आप विल नहीं कर सकते। ठीक है? इंटेंशन इंटेंशन भी होनी चाहिए कि वो बंदा वसीयत कर रहा है। ठीक है? एक्सप्रेसली इंटेंशन होनी चाहिए। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदा वसीयत कर रहा है बी के लिए, तो उसकी एक्सप्रेस अटेंशन भी होनी चाहिए कि मैं वसीयत कर रहा हूँ इसके लिए। ठीक है? और उसकी जो उसकी इंटेंशन के बाद जो है ना उसको एग्ज़ीक्यूट भी करवाया जाए, जब वो पर्सन मर जाए, ठीक है? अब ए ने बी के लिए वसीयत की, जब उसकी डेथ हो जाए तो अब प्रॉपर्टी जो है ना वो बी को मिलनी भी चाहिए। बेसिकली ये सारे एसेंशियल हैं। तो उसके बाद कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जिनको हम डिस्कस करेंगे, ये लिमिटेशंस हैं, ठीक है? इसमें से 2 तरह से सवाल पूछा जा सकता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि लिमिटेशन पूछी जाएँगी कि लिमिट क्या-क्या है वसीयत के हवाले से। ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि क्या 1/3 प्रॉपर्टी से ज़्यादा वसीयत हो सकती है कि नहीं हो सकती? तो वो दोनों चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो चीज़ ये है कि लिमिटेशन टुवर्ड पर्सन, ठीक है? किन लोगों को आप वसीयत कर सकते हो, किन लोगों को वसीयत नहीं कर सकते। सबसे पहली तो चीज़ ये है कि टुवर्ड द हेयर्स, जो आपके लीगल हेयर्स हैं, जनरल रूल ये कहता है कि आप उनको वसीयत नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन उसके लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन ये कहती हैं कि आप जो है ना उनको वसीयत कर सकते हो, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ अनदर लीगल हेयर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल ए ने अपने एक बेटे के लिए वसीयत करनी है, ठीक है? उसके टोटल 3 बेटे हैं, उसने अपनी प्रॉपर्टी एक बेटे को वसीयत कर दी। तो क्या ये वसीयत कंसीडर होगी या नहीं होगी? तो लॉ कहता है कि जब तक ए जो है अपने दोनों प्रॉपर्टी की दोनों बेटों की कंसेंट नहीं लेता, जो दूसरे 2 बेटे हैं, ठीक है? तब तक उसकी ये वसीयत जो है ना वो वसीयत कंसीडर नहीं की जाएगी। और जो कंसर्न कैसे लेनी है, अब यहाँ पे 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट है और एक शिया स्कूल ऑफ थॉट्स। सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट्स ये कहते हैं कि जब एक पर्सन की डेथ हो जाएगी, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है, ठीक है? जिसने अपनी जो प्रॉपर्टी उसको वसीयत करना है अपने सबसे बड़े बेटे को, ठीक है? इसके टोटल 3 बेटे हैं, ठीक है? अब उसने अपनी प्रॉपर्टी वसीयत कर दी सबसे बड़े बेटे को। अब लॉ क्या कहता है और जो इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है कि सुन्नी लॉ ये कहते हैं कि जब एक की डेथ हो जाएगी, तो अगर तो ये दोनों बेटे जो छोटे 2 बेटे हैं, अगर तो वो अपनी कंसर्न दे देते हैं कि हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है? जो भी जो है ना वो वसीयत हुई थी हमारे बड़े भाई के नाम, ठीक है? उसको एग्ज़ीक्यूट करवाया जाए एज़ इट इज़, ठीक है? हमें इससे कोई मसला नहीं है। अगर हमारी प्रॉपर्टी भी जा रही है उसमें, तो उसका हमें कोई अगर हमारी भी प्रॉपर्टी उसमें ही जा रही है तो उसमें हम उसका हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है? तो ये बेसिकली जो है ना वो सुन्नी लॉ कहते हैं कि उन दोनों जो लीगल हेयर्स हैं उनकी कंसर्न जो है ना वो ज़रूरी है आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन। मतलब जो पर्सन वसीयत कर रहा है उसकी मौत के बाद, मरने के बाद, जो बाकी लीगल हेयर्स हैं वो उसके ऊपर कंसर्न देंगे, ठीक है? मरने के बाद देंगे, मरने से पहले नहीं, ठीक है? मरने के बाद कंसर्न देंगे कि हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है? अगर तो उसने जो है ना दूसरे बेटे को वसीयत की है प्रॉपर्टी, तो वो उसको एग्जीक्यूट करवाया जाए। अब शिया लॉ क्या कहते हैं? शिया लॉ कहते हैं कि अगर एक पर्सन ने, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि ए है, उसने अपने सबसे बड़े बेटे को जो है वो कार वसीयत कर दी, कार में जो है ना वो वसीयत वसीयत में जो है ना वो कार लिख के दे दी, ठीक है? अब शिया लॉ कहते हैं कि अगर ये 2 बेटे जो हैं उन्होंने कंसर्न दे दी है बिफोर द डेथ ऑफ फादर, मतलब ए अब उनका फादर है ना, ठीक है? तो ए की डेथ से पहले अगर उन्होंने कंसर्न दे दिया है, तो वो भी वैलिड है, अगर डेथ के बाद भी कंसर्न दे दिए तो वैलिड है, वैलिड कंसीडर की जाएगी। लेकिन सुन्नी लॉ सिर्फ ये कहता है कि अगर जो है ना वो कंसर्न जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ डेथ के बाद होनी चाहिए, ठीक है? अगर डेथ के बाद लीगल हेयर्स कह रहे हैं कि हमें कोई इशू नहीं है, तो फिर जो है ना उस विल को वैलिड कंसीडर किया जाएगा, ठीक है? तो ये बेसिकली 2 सिनेरियोज़ हैं इसमें कि कब आप जो है ना लीगल हेयर्स को वसीयत कर सकते हो। ठीक है, जनरल रूल तो कहता है कि नहीं कर सकते, लेकिन उसके ऊपर एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि अगर तो लीगल हेयर्स जो है ना अपनी कंसर्न शो करवा रहे हैं, लीगल हेयर कह रहे हैं कि जी वसीयत कर लें, हमें कोई मसला नहीं है, ठीक है? तो तब आप वसीयत कर सकते हो, ठीक है? और उसके ऊपर भी सुन्नी और शिया लॉ के 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। सुन्नी लॉ कहता है कि मरने के बाद अगर लीगल हेयर अपनी कंसर्न दे रहे हैं, कंसर्न कहते हैं कि राज़ीनामा शो करवा रहे हैं कि जी हमें कोई मसला नहीं, जो वसीयत हो गई है हम उस पे इत्फ़ाक करते हैं, ठीक है? तो कंसर्न अगर वो शो करवा रहे हैं, तो फिर उसको जो है ना वो वैलिड कंसीडर किया जाएगा। और शिया लॉ कहता है कि जी कंसर्न जो है वो बिफोर डेथ भी हो सकती है और आफ्टर डेथ भी हो सकती है। अब डेथ किसकी है? जिस पर्सन ने वसीयत की है, ठीक है? जैसे कि अभी इन तीनों, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी, उसमें ए ने अपने बड़े बेटे के लिए जो है ना वो वसीयत की थी। तो जो उसके दूसरे 2 बेटे हैं,
ठीक है, वो एक ही डेथ से पहले भी अपनी कंसर्न दे सकती हैं और डेथ के बाद भी कंसर्न दे सकती हैं। ये शिया लॉ कहता है। सुन्नी लॉ कहता है कि जो कंसर्न देनी है बेटों ने दूसरे, वो सिर्फ डेथ के बाद ही दे सकते हैं। तो ये सिनेरियोज है। दूसरी चीज़ ये है कि क्या जो है ना, दूसरा सिनेरियो ये है कि क्या अनबोर्न पर्सन ऐसा बच्चा जो अभी पैदा ही नहीं हुआ, क्या उसके लिए भी वसीयत हो सकती है? तो जनरल रूल तो कहता है कि ऐसा शख्स जो अभी पैदा नहीं हुआ उसके लिए कोई वसीयत नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन इसके लिए भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि एक ऐसा बच्चा जो कि अपनी माँ के गोद में है और उसको 6 मंथ में उसकी जो है ना वो डिलीवरी हो जाएगी, तो उसके लिए भी आप वसीयत कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 6 मंथ में अगर किसी बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी तो उसके लिए भी आप, यानी कि एक ऐसा बच्चा जो कि अपनी माँ के गोद में है, उसके लिए आप वसीयत कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो जिसने साल या 2 साल बाद या 3 साल बाद पैदा होना है उसके लिए आप वसीयत नहीं कर सकते। टेस्टेटर मर्डर। तीसरा सिनेरियो ये है कि क्या एक पर्सन ने, फॉर अभी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, कि ए ने बी को वसीयत की, ठीक है, और बी ने ए को कत्ल कर दिया। ठीक है, और कत्ल इसलिए किया कि जब ए की डेथ होगी तो अब जो उसने मेरी अपनी सारी प्रॉपर्टी मुझे वसीयत की है वो कल को मेरे नाम हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से ए ने बी ने जो है ना वो ए का कत्ल किया। मैं फिर से जो है ना एग्जांपल आपको देता हूँ कि ए ने अपना बंगला बी को वसीयत में लिखा। ठीक है, बी ने जब देखा ना कि मेरे नाम पे वसीयत हो गई है तो बी ने ए का कत्ल कर दिया। अब बी को तो पता था कि जो है ना ए के मरने के बाद ही मुझे बंगला मिल सकता है, उससे पहले तो मिल ही नहीं सकता, तो बी ने ए का कत्ल कर दिया। तो अब जो है ना वो मुस्लिम लॉ, इस्लाम मोहम्मद लॉ क्या कहता है, मोहम्मद लॉ कहता है, सुन्नी लॉ कहते हैं कि अगर तो बी ने कत्ल किया है ए का, चाहे वो इंटेंशनली किया है चाहे वो अनइंटेंशनली किया है। ठीक है, इंटेंशनली मीन कि उसने जानबूझ के कत्ल किया है, तब भी वो प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, वसीयत उसको नहीं मिल सकती। अनइंटेंशनली मीन कि तेज रफ्तार में जा रहा था और एक दिन अचानक ए उसके आगे आ गया और उसकी गाड़ी में आके कुचला गया, तब भी जो है ना वो उसकी प्रॉपर्टी ले जो वसीयत की गई है इसके नाम पे वो नहीं ले सकता। नीला क्लियर कट कहता है कि अगर लेगेटी यानी कि बी ने जिसके नाम पे वसीयत की गई है उसने कत्ल किया है तो फिर किसी भी सिनेरियो में जो है ना वो वसीयत को एग्जीक्यूट नहीं करवाया जाएगा। शिया लॉ कहते हैं इट इज इनवैलिड इफ कॉज इंटेंशनली एंड नॉन ऑफ एक्सीडेंशली और अनइंटेंशनली। शिया लॉ ये कहते हैं कि अगर इंटेंशनली यानी कि जानबूझ के उसने एक कत्ल किया है तो फिर वसीयत को एग्जीक्यूट नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर अनइंटेंशनली, अगर उसने जानबूझ के कत्ल नहीं किया तो फिर जो है ना वो वसीयत उसको दे दी जाएगी वापस। ठीक है, तो शिया लॉ बेसिकली ये थोड़ा-सा कंट्राडिक्ट है सुन्नी लॉ और शिया लॉ में। सुन्नी लॉ क्लियर कट कहता है कि अगर बी ने मारा है, तो वसीयत नहीं एग्ज़ीक्यूट होगी, वसीयत नहीं दी जाएगी। शिया लॉ कहता है कि अगर उसने इंटेंशनली यानी कि जानबूझ के मारा है, तो फिर उसको वसीयत नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर उसने एक्सीडेंटली, जैसे कि मैंने अभी गाड़ी वाली एग्ज़ाम्पल दी कि गाड़ी तेज़ चला रहा था और अचानक ये आगे आ गया और उसकी डेथ हो गई। अब ये एक्सीडेंटली मरा है, ठीक है, तो शिया लॉ कहते हैं कि इसको वसीयत मिल जाएगी। ठीक है, या अनइंटेंशनली उसने मारा है किसी भी हवाले से, मतलब वो फायर कर रहा था, किसी शिकार पे गए थे। ठीक है, वो शिकार में उसने जो है ना वो हिरन पे फायर किया और सामने जो है ना वो ए आ गया और ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से इसकी डेथ काज हो गई, तो अब ये अनइंटेंशनली इसकी डेथ हुई है। ठीक है, तो तब भी उसको वसीयत मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू शिया लॉ। सुन्नी लॉ कहता है कि नहीं मिलेगी। उसके बाद ये तो हमने पढ़ा था पर्सन। ठीक है, पर्सन में हमने लीगल हेयर पढ़ा कि किन सिनेरियो में लीगल हेयर को प्रॉपर्टी दी जा सकती है, किन सिनेरियो में अनबोर्न पर्सन जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ, और किस सिनेरियो में ऐसे पर्सन को प्रॉपर्टी दी जा सकती है जिसने टेस्टेटर यानी कि जिसने वसीयत की है उसका मर्डर किया है। दूसरा सिनेरियो ये है कि प्रॉपर्टी कितनी होनी चाहिए। देखिए, जनरल रूल क्लियर कट कहता है कि 1/3 से ज़्यादा आप प्रॉपर्टी को वसीयत नहीं कर सकते। मैं फिर से बता दूं, अगर एक पर्सन के 9 गार्ड हैं तो वो 9 में से 3 जो गार्ड है सिर्फ उनको वसीयत कर सकता है, बाकी 6 गार्ड को वसीयत नहीं कर सकता। यही इस्लाम कहता है, यही मोहम्मद अल्लाह कहता है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो लीगल हेयर्स है ना, कल को उनको प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में मिलनी होती है। ठीक है, और उनसे उनको विरासत का हक कोई नहीं छीन सकता। तो विरासत के लिए बेसिकली जो है ना वो ये रूल जो है ना वो इस्लाम में इस रूल के पीछे ये इंटेंशन थी। ठीक है, तो 1/3 से ज़्यादा आप प्रॉपर्टी को वसीयत नहीं कर सकते। क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है कि सर्कमस्टांसिस व्हेन द विल इज एग्जीक्यूटेड बिहाइंड द 1/3 ऑफ द स्टेट, कि किन सिनेरियोज में आप 1/3 से ज़्यादा की जो है ना वो प्रॉपर्टी को वसीयत कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी कि अगर एक शख्स है जिसके 9 घर है, वो 9 में से अपने 3 घर की वसीयत कर सकता है, 6 की नहीं कर सकता। ठीक है, अगर उसने बाकी 6 की भी वसीयत करनी है तो फिर वो कैसे कर सकता है? पहला सिनेरियो ये है कि कंसर्न ऑफ द हेयर्स, वो अपने लीगल हेयर
की कंसर्न के बगैर अपनी वसीयत नहीं कर सकता। इसमें भी शिया और सुन्नी लॉ 2 कॉन्सेप्ट हैं। सुन्नी लॉ कहता है कि वो तभी कंसर्न देंगे लीगल हेयर्स जब उस पर्सन की डेथ हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ए के जो है ना वो 9 घर थे, ठीक है? अब 9 जनरल रूल्स वो कहते हैं कि जी वो सिर्फ़ 1/3 जो है ना वो प्रॉपर्टी में से वसीयत कर सकता है। अगर तो उसने 3 घर की वसीयत की है तो वो वैलिड है, ठीक है? वो वसीयत कर सकता है, उसके ऊपर उसको कोई रोक-थाम नहीं है। अगर उसने 3 से ज़्यादा घर की वसीयत करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो चाह रहा है कि वो 6 घर को वसीयत में दे दे और बाकी 6 जो है ना वो अपने एक-एक बच्चे के नाम करवा दे, ठीक है? कल को उसके नाम हो जाए, ठीक है? अब वो ये चाह रहा है, तो उसको 6 घरों को वसीयत करने के लिए अपने जितने भी लीगल हेयर्स हैं उनकी कंसर्ट लेना लाज़मी है। सुन्नी लॉ कहता है कि जब ये पर्सन ए जो है वो मर जाएगा ना, उसके बाद अगर उसके लीगल हेयर्स कहते हैं कि जो वसीयत की है इस पर्सन ने, ठीक है? हमारे फादर ने या जो भी उसके लीगल हेयर्स लगते हैं, उसने जो भी वसीयत की है, हमें वो वसीयत मंज़ूर है, तो फिर उसको एग्ज़ीक्यूट करवाया जाएगा। अगर तो लीगल हेयर्स कहते हैं कि नहीं, ठीक है? हमें जो है हमारी प्रॉपर्टी दी जाए वापिस, ठीक है? और जितनी 1/3 जो प्रॉपर्टी है सिर्फ़ उसी में से उसी को जो है ना वसीयत किया जाए, ठीक है? तो फिर वो ही वसीयत कंसीडर होगी, ठीक है? जैसे कि मैंने अभी 9 गढ़ की एग्ज़ाम्पल दी, तो फिर 3 ही गढ़ वसीयत में दिए जाएँगे, 6 नहीं दिए जा सकते, ठीक है? अगर तो लीगल हेयर कहते हैं कि हमें मंज़ूर है जो हमारे डेड पर्सन ने वसीयत कर दी है, हम उस पे खुश हैं, ठीक है? तो फिर उस वसीयत को एग्ज़ीक्यूट करवाया जाएगा। अगर एक पर्सन है, उसके लीगल हेयर मौजूद नहीं है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ए एक पर्सन है, ठीक है? उसका ना कोई भाई-बहन है, ना कोई औलाद है, ठीक है? ना कोई पर्सन नहीं है उसका, तो फिर क्या होगा? फिर प्रॉपर्टीज़ सारी बात है गवर्नमेंट को चली जाती है, ठीक है? तो इन सिंपली जनरल रूल तो ये कहता है कि सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को मिल जाएगी, ठीक है? लेकिन अगर उसने कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया है, ठीक है? जिसमें उसने क्लियर कट लिखा है कि मेरी प्रॉपर्टी जो है ना वो किसी फलाही काम में जो है ना वो उसको एग्ज़ीक्यूट किया जाएगा या किसी और काम में उसको एग्ज़ीक्यूट किया जाएगा, तो फिर उस काम में उसको जो है ना उसकी प्रॉपर्टी उस काम में जो है ना वो लगा दी जाएगी। ये बेसिकली जो है ना वो एब्सेंस अगर उसके लीगल हेयर्स मौजूद नहीं है तो, ठीक है? फिर उसने जो लिखा है वो उसमें उसको एग्ज़ीक्यूट करवा दिया जाएगा। उसके बाद कस्टम्स, अगर तो किसी इलाके के कस्टम्स ही ये हैं कि जी वसीयत आप जितनी मर्ज़ी कर सकते हो, तो फिर उन कस्टम्स को भी फ़ॉलो किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में अगर कस्टम क्रिएट हो जाता है कि जी आप वसीयत जो है ना वो पूरी प्रॉपर्टी में से भी कर सकते हो, ठीक है? तो फिर उस कस्टम को एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। फिर उस कस्टम के मुताबिक अगर किसी पर्सन ने विल की है, ठीक है? तो फिर उसी को एग्जीक्यूट करवा एक्चुअली पाकिस्तान में तो ऐसा लॉ नहीं है, लेकिन मैं वैसे एग्जांपल देने के लिए जो है ना ये बात कर रहा हूँ। तो फिर उसको जो है ना वो एज़ इट इज़ कस्टम्स को फॉलो किया जाएगा अगर किसी इलाके के कस्टम्स ये कह रहे हैं। उसके बाद एक हस्बैंड और वाइफ जो है ना आपस में अगर सब हेयर्स हैं, तो फिर वो विल वसीयत जो है ना वो जितनी मर्ज़ी कर सकते हैं। ठीक है? ये हस्बैंड वाइफ के लिए भी जो है ना वो एक जो है ना वो रूल्स बनाए गए हैं। उसके बाद रिवोक कर सकता है वसीयत। एक पर्सन है उसने वसीयत की बी को, क्या वो रिवोक कर सकता है? जी हाँ, वो कर सकता है। अपनी लाइफ में जब तक वो ज़िंदा है, वो कभी भी रिवोक कर सकता है। ठीक है? एक पर्सन जिसने वसीयत की है, जब तक वो ज़िंदा है, वो बेशक आज वसीयत करे और कल उसको रिवोक करे, ठीक है? ये उसके पास मुकम्मल राइट है। ठीक है? अब वो रिवोक कैसे कर सकता है? एक्सप्रेसली। एक्सप्रेसली मीन्स कि वो बोल के भी कर सकता है, ठीक है? लिख के भी कर सकता है, ठीक है? वो जिस तरह मर्ज़ी चाहे वो कर सकता है। इम्प्लाइडली रिवोकेशन मीन कि वो अपनी प्रॉपर्टी को फॉर एग्ज़ाम्पल ए एक पर्सन है, उसने बी को प्रॉपर्टी वसीयत में दी, ठीक है? अब उसने देखा कि बी जो है ना वो सही पर्सन नहीं है, ठीक है? तो उसने क्या किया कि अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट कर दी, ठीक है? तो ये इम्प्लाइड रेवोकेशन था। उसके बाद सब्सिक्वेंट विल बेसिकली ये होती है कि अगर एक पर्सन है, उसने अपनी एक प्रॉपर्टी, अब ए ने बेसिकली जो है ना वो बी, सी, डी और 3 लोगों को जो है ना अपनी प्रॉपर्टी वसीयत में कर दी। अब ये चाहता है कि वो डीस को जो है ना वो डी से जो उसने प्रॉपर्टी वसीयत में की है ना, ठीक है? वो उससे वो वाली प्रॉपर्टी ले ले, तो वो ले सकते हैं, दैट्स द सब्सिक्वेंट विल, ठीक है? ए, बी और सी उसको बाद में एज़ इट इज़ ही एन्जॉय करेंगे जब उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है? तो फिर उसको जो है ना वो प्रॉपर्टी बी और सी को वो वाली जो हिस्सा है उसका मिल जाएगा, ठीक है? तो ये बेसिकली रेवोकेशन के हवाले से था। विल को कैसे वसीयत को कैसे रिवोक किया जा सकता है, ठीक है? तो ये हमने बेसिकली वसीयत के हवाले से पढ़ा कि एक पर्सन जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को वसीयत कर सकता है, ठीक है? फिर हमने ये पढ़ा कि किन लोगों को वसीयत कर सकता है, ठीक है? किन लोगों को वसीयत नहीं कर सकता। देखिए, अगर उस लीगल जो नॉन लीगल हेयर्स है ना, ठीक है? जो लीगल हेयर्स नहीं है, उनको तो वो प्रॉपर्टी वसीयत कर सकता है 1/3, ठीक है? अगर उसने 1/3 से ज़्यादा करनी है, तो उसको अपने लीगल हेयर्स की कंसर्ट लेना लाज़मी है। अगर वो वसीयत कर रहा है अपने लीगल हेयर्स को, तो फिर भी उसको अपने लीगल हेयर्स की कंसर्ट लेना लाज़मी है, क्योंकि जनरल रूल ये कहता है कि कभी भी लीगल हेयर्स को आप जो है ना वो प्रॉपर्टी वसीयत में नहीं कर सकते।
ठीक है? तो ये बेसिकली हमने और वसीयत किस तरह की जाती है, ओरली भी की जाती है और रिटन में भी की जाती है, ठीक है? और उसके ऊपर ये इंटेंशन यही होनी चाहिए कि आप वसीयत कर रहे हो, ठीक है? तो ये हमने पूरा टॉपिक डिस्कस किया, इसके वाले को भी क्वेश्चन और कमेंट से पूछ सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे जो है ना वो कॉन्टैक्ट करके तो हमसे नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है? और उसमें हम ये भी बताएँगे कि इसमें जो इम्पोर्टेंट जो है ना वो क्वेश्चन क्या हैं जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ के रिगार्डिंग। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं, फिर दुआ में याद रखिए।